तो मुझे ये पता था कि हर टीचर एक क्लास में एक चैप्टर पढ़ाता है। मैंने कोशिश करके 1.5 चैप्टर पढ़ा डाला और मैं फेल ना हो जाऊं इसी चाहत की वजह से, इसी सोच में मैंने उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लगा के पढ़ाया। कैसे आपने इंडस्ट्री को सेटअप किया, और जैसे आपने चैलेंज लिया था जी कि मेरे ख्याल से 200 दिन और 200 करोड़ का करोड़। इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन। आज मैं जिस शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराना चाहता हूं, वह शख्सियत आज किसी परिचय की मोहताज नहीं। वो है एक मेंटर, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल गुरु, एक पंप हाउस, एक ट्रांसफॉर्मेशन इंजन, और न जाने कितनी ही उपलब्धियों से मैं आज इनको अलंकृत करूं। परंतु यदि मैं इस पॉडकास्ट को उनकी उपलब्धियों के बारे में ही बताऊंगा तो मैं उनसे आपका रूबरू कब कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हैं डॉक्टर अमित महेश्वरी। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है, अभिनंदन है, आपको प्रणाम है। थैंक यू डॉक्टर नरेश जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतने सुंदर अपने इवेंट पर, अपने प्रोग्राम में और A1 बैंक्वेट ग्रैंड में मुझे यहाँ बुलाया और इस पॉडकास्ट में अपने विचार रखने का मौका दिया। तो डॉक्टर महेश्वरी, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं आप ही की कहानी, आप ही की जुबानी, कि आप प्रारंभ में जैसे आपने होश संभाला तो आप एक होम ट्यूशन का काम करते थे, और उससे आज तक की जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर तक की जो जर्नी है उसके बारे में मेरे दर्शकों को आप बताइए। मैं बिल्कुल बताता हूँ भाई साहब। देखिए, हर युवा जब लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो कोई ना कोई प्लान बनाता है जी, और प्लान को एग्जीक्यूट करता है जी। कई बार प्लान से हमें तुरंत सफलता मिल जाती है और कई बार सफलता थोड़ी दूर होती है। राइट। लेकिन जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 12th क्लास मैंने पास किया कॉमर्स में, और हाईएस्ट मार्क्स उस समय पर, आज तो 100 का भी एक कंपटीशन है कि 100 नंबर का मतलब भी एक आपस में कंपटीशन हो जाता है। जी। लेकिन उस समय पर 88 मार्क्स मेरे अकाउंट्स में आए और मुझे लगा जब अकाउंट्स मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तो क्यों ना मैं अकाउंट्स पढ़ाऊं। राइट। तो अकाउंट्स पढ़ाने के लिए मैं अपने टीचर के पास गया कि सर मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी आपको मैं कैसे अपॉर्चुनिटी दूं, मैं खुद अकाउंट्स पढ़ाता हूं, अगर आप अकाउंट पढ़ाएंगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा। राइट। तो मुझे लगा कि यार अब करें क्या। मैं सोच रहा था कि कुछ किया जाए, तो मेरे मन में ख्याल आया कि काफी सारी जगह पर एडवर्टीजमेंट लगी होती है, क्या 1 रुपए में फोटो स्टेट कराएं, है ना, या अलग अलग तरह के पोस्टर्स लगे होते हैं। तो मैंने एक फोटो कॉपी कराई, उस पर लिखवाया ट्यूटर अवेलेबल फॉर अकाउंट्स, और अपने पास के एरिया में चिपकाना शुरू कर दिया। दैट्स ग्रेट। और ये इंतजार करता रहा कोई होम ट्यूशन के लिए कॉल आया। तो एक कॉल मेरे पास आया जिन्होंने कहा बेटी का होम ट्यूशन हमें लगाना है और आप ट्रायल क्लास के लिए आ जाइए। और देखो मजेदार बात क्या है कि किसी भी युवा को अगर आप मोटरसाइकिल दे दें दूसरे की तो उसको मैक्सिमम स्पीड पे चलाने का प्रयास करता है। जब मैं होम ट्यूशन लेने गया ना तो मुझे ये पता था कि हर टीचर एक क्लास में एक चैप्टर पढ़ाता है। मैंने कोशिश करके 1.5 चैप्टर पढ़ा डाला और मैं फेल ना हो जाऊं इसी चाहत की वजह से, इसी सोच में मैंने उसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लगा के पढ़ाया। वो जो स्टूडेंट थी मेरी, उसको समझ में आया, उसने अपनी मदर से बोला जी सर ने बढ़िया पढ़ाया, और उन्होंने पूछा सर कितने रुपए लेंगे फीस। तो उस समय पर जब हम खुद ट्यूशन पढ़ते थे तो हमारे टीचर एक डायलॉग मारते थे कि भाई तुम्हें पढ़ाते हैं तो तुम 300 रुपये देते हो 1 महीने के। जब मैं होम ट्यूशन लेने जाता हूँ तो मुझे 1200 रुपये मिलते हैं, 12 क्लास के मतलब 100 रुपये पर आवर के हिसाब से मिलते हैं। तो मैंने वही बोल दिया जी 1200 रुपये 12 क्लासेस के 100 रुपये घंटा। तो आपने पहले से, मतलब देखो आपको पता नहीं था, बट वो एक मन में वो बिठा के रखा हुआ, वो रिकॉल था कि भाई हमारे सर जाते हैं तो इतने पैसे मिलते हैं, इतने ही मैं मांगूंगा। तो उस लेडी ने मेरे को करारे बैग खोला, गड्डी निकाली, 100 के नोट के करारे करारे बैंक से निकली हुई गड्डी बिल्कुल ऐसे दिए। क्या बात। मैंने तुरंत लेके रख दिया आप। अच्छा, एक मजेदार बात क्या, उन्होंने कहा कि सर वो गिन तो लो। मैंने कहा भाई देखो युवा क्या होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता। मैंने कहा मैडम जब आप गिन रहे थे मैंने तभी गिन लिए थे, वरना समझदार व्यक्ति कह रहे मैडम गिनने की क्या जरूरत है, आपने गुन के दी। ओवर एंथुसियास्टिक कह सकते हैं इसको। फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे एक होम ट्यूशन मिल सकती है तो मुझे अपनी एडवर्टीजमेंट बढ़ानी है और मुझे इसी इलाके में और होम ट्यूशन मिल जाए। वाह, क्या तो मैं क्या करता रहा, 7 से 8 ट्यूशन पढ़ाया और 8 से 10 उसी इलाके में पोस्टर लगाए। ओह, खुद ही। वाह। क्योंकि कोई ईगो नहीं होता, कोई रिसोर्स नहीं होता कुछ करने का, तो एक युवा साथी होते हैं तो कर लेते हैं। राइट। तो वहां से मेरी होम ट्यूशन बढ़ती चली गई। मुझे पहले ही साल समझ में आया कि होम ट्यूशन टिपिकल टास्क है, क्योंकि धूप भी है, गर्मी भी है, बारिश भी है, आंधी भी है, तूफान भी है। उससे अच्छा मेथड क्या है, खुद का इंस्टीट्यूट खोलो। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के मैंने एग्जाम दिए, अपने ही घर में फर्स्ट फ्लोर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, ज्ञान इंस्टीट्यूट के नाम से। और वहां से जर्नी मेरी नेक्स्ट लेवल आई कि मेरे स्टूडेंट्स तो मेरे पास सब्जेक्ट के लिए आते ही थे,
मेरे पास कॉल्स आने लगी अदर सब्जेक्ट्स की, किसी को फिजिक्स, मैथ्स, Right. इंग्लिश, सोशियोलॉजी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। Right. तो अपने दोस्तों को हायर किया मैंने कि आप आओ मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाओ। चांस क्या हुआ कि उनके पढ़ाने पे मुझे 10% इंसेंटिव मिलता था। यस रेशो शेयरिंग होती है ना टीचर्स यस की। यस यस तो मुझे लगा मैं खुद पढ़ाता हूं तो 100%, मेरे बिहाफ पर टीचर पढ़ाते हैं तो 10%, पर 10% वाले नंबर ऑफ टीचर अगर 10 हो जाएं, हाँ। तो जितना मैं कमा रहा हूं उतनी अर्निंग मेरी आ जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट? सेम हो जाएगी, और आप फ्री, और मैं फ्री हो या जाऊंगा। आप अपना जो काम कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो मुझे एक फार्मूला समझ में आया, वो फार्मूला मैं युवा साथियों को देना चाहता हूं कि इफ यू आर अ बेस्ट ड्राइवर इन द वर्ल्ड, यू कैन ड्राइव वन कार एट अ वन टाइम। ओके, विश्व का बेहतरीन ड्राइवर भी एक समय पर एक गाड़ी चला काम कर सकता है, राइट? कोई लेकिन यदि आप अच्छे ड्राइवर्स को मैनेज करने की टीम बना लें, उनको that's मैनेज very करें, great, right. तो आपके मैनेज ड्राइवर हजारों कार चलाएंगे। बिल्कुल। So if you are a best driver in the world, you can drive one car at a one time. But if you are a best manager to manage the team of driver, then your managed driver can drive thousands of car. That's great. मेरी सिस्टर पास आउट हुई, मैंने कहा ये सेंटर तू संभाल, मैं अगला सेंटर खोलता हूँ। बीकॉम फाइनल में आते आते हमने 18 इंस्टीट्यूट्स अपने और अपने टीचर्स के मिला के बनाए, जिसमें से 3 हमारे अपने थे, एक मेरा, एक मेरी छोटी सिस्टर का, एक उससे छोटी सिस्टर का। मतलब while you were student, While I was in a final year. बताओ, या सल्यूट सर, सल्यूट। थैंक यू सर। फिर टर्निंग पॉइंट कैसे आता है कि हमेशा ये देखना चाहिए कि भाई इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है। एजुकेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लूज पॉइंट जो था वो ये था कि मार्च में एग्जाम होने के बाद ट्यूशन फ्री हो जाता फ्री है, हो जाता अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने कोचिंग सेंटर वालों के लिए बहुत भारी होता है। तो मैं सोच रहा था इन 4 महीनों में क्या करें। तो उसी समय पर मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी नई नई आई थी, वो छुट्टियों का समय है और टाइम भी ज्यादा होता है। लेडीज कराती रही क्या, समर वेकेशन के कैंप्स हो गए, हाँ। या ड्रेस डिजाइनिंग, पेंटिंग, डांसिंग। जी। तो हमने कहा यार हम तो कराएंगे नहीं, तो चलो हम टेक्निकल एजुकेशन कराते। ब्यूटीफुल, दैट्स मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स शुरू किया। यहाँ मुझे समझ में आया कि टिकट प्राइस बड़ा कैसे होता है। ट्यूशन फीस 2000, हाँ। मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स की 30,000। अच्छा। तो मैंने कहा जब पढ़ाना ही है तो 2000 वाले बच्चे को क्यों पढ़ाएं, 30,000 वाले को पढ़ाते हैं। ओह, उन्हीं बच्चों में से मैंने बैचेस को निकाला और उन बैचेस में से उनको बोला कि आप भी मेरे इंस्टीट्यूट का बिजनेस करो मेरे साथ में, आप एज ए टीचर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करो। और 2003 से लेकर और 2009 तक हमने 48 ब्रांचेस ऑफ ज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड हमने सभी जगह बनाई। दैट्स वेरी ग्रेट। तो वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैं समझ गया था कि जब लोग आपके बिहाफ पर कमाएंगे तो आप ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो ये मैं बात उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जिनको ये लगता है कि अपना समय बेचकर हम पैसा कमाएंगे, तो आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना समय आपके पास है। लेकिन यदि आप दूसरों के समय को खरीदना शुरू कर देंगे तो उनके द्वारा खरीदे हुए समय से आप ज्यादा पैसा बनाएंगे, क्योंकि दूसरे का समय खरीदना आसान है, क्योंकि लोग समय बेचने के लिए तैयार है। आपको केवल ज्यादा लोगों का समय खरीदना है। जैसे आज मान लीजिए मेरी कंपनी में 100 एम्प्लॉई हैं, तो 8 घंटे पर डे के हिसाब से हम 800 घंटे पर डे काम करते हैं, राइट। 24 घंटे में 800 घंटे। बिल्कुल। जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेंगे, जितना समय आप खरीदेंगे, उतना आपका इजाफा होता चला जाएगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है बॉस, क्या बात है। मतलब 8 घंटे में अगर 800 एम्प्लॉय है तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। नहीं कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। मींस आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपका विजन ऐसा होगा तो रिजल्ट निश्चित रूप से फ्रूटफुल ही होने वाले हैं। और ना एक बात और भी है भाई साहब, कि हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में हम जाना चाहते हैं, उस इंडस्ट्री में अगर ये 5 गुण हैं तो वो इंडस्ट्री भविष्य में आगे तरक्की करेगी। किसी भी बिजनेस को अगर देखना है तो सबसे पहले चीज देखो कि उस बिजनेस में उस चीज का टिकट प्राइस क्या है। अच्छा, जैसे मैं कोचिंग सेंटर से ही समझ गया कि भाई 2000 रुपए का टिकट प्राइस और 30,000 का टिकट प्राइस, पढ़ाना उसको भी 1 घंटा है, पढ़ाना उसको भी 1 घंटा है, तो बड़े टिकट प्राइस पे काम किया। पहला चीज देखो कि टिकट प्राइस क्या है। दूसरा ये देखो कि जो क्लाइंट है ना आपका, उसकी इनकम का लेवल क्या है, मतलब HNI क्लाइंट है या नहीं। जैसे एक मोटरसाइकिल जो सुपर बाइक है वो 1.5 लाख की है, लेकिन ई रिक्शा 3.5 लाख का है। पर ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति HNI नहीं है, टिकट प्राइस बड़ा है, लेकिन बाइक, सुपर बाइक खरीदने वाला जो बच्चा है जिसने शौक के लिए खरीदी है, उसके फादर HNI है, पर टिकट प्राइस रिक्शे के कंपैरेटिवली कम है। तो पहले देखो टिकट प्राइस बड़ा होना चाहिए। दूसरा, उसका क्लाइंट HNI होना चाहिए, HNI की फुल हाई नेटवर्क इनकम बेस्ड क्लाइंट होना चाहिए, जिसकी इनकम हाई हो, मतलब उसके लिए पैसे की वैल्यू कम और समय की ज्यादा। समय की वैल्यू ज्यादा। तीसरी चीज, उस इंडस्ट्री में आप ये देखो कहीं वो इंडस्ट्री सैचुरेशन पे तो नहीं आ गई कि मतलब उसका पीक था जब आप घुसे उसमें। हाँ। अगर वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है तो आपको आगे बढ़ने की संभावना है। चौथा, ये देखिए कि क्या उस इंडस्ट्री में आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डुप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर हाँ, तो वो राइट इंडस्ट्री है जिसमें आप बिजनेस के सिस्टम को लगाएं और तेजी से आगे बढ़े। तो 2009 में आते आते हम ये समझ गए कि मोबाइल इंडस्ट्री नीचे जा रही है, क्योंकि माइक्रोमैक्स आ गया था
और जैन मोबाइल, चाइनीज मोबाइल आ गए। बहुत मोबाइल। जब चाइनीज मोबाइल सस्ता आया तो रिपेयरिंग भी सस्ती हो जाएगी, और जब रिपेयरिंग सस्ती होगी तो कोर्स करने वाला बच्चा उस सस्ते कोर्स को करेगा क्यों? क्योंकि उससे इनकम कम है। राइट। तो हमने सोचा कि अब नया क्या करें। एक बात और ध्यान रखनी है, आप किसी भी बिजनेस में हो और आपको अंदाजा हो कि मेरे बिजनेस में सैचुरेशन आ चुका है, तो सैचुरेशन में मर जाने से पहले सैचुरेशन को ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते करते नए बिजनेस की तलाश करना शुरू कर दो। ब्यूटीफुल। और उस नए बिजनेस पे उतनी शिद्दत लगा दो कि उसके मरने से पहले नया व्यापार तैयार खड़ा हो जाए। राइट। ये राइट टर्निंग पॉइंट होता है। तो मैं सोच रहा था क्या इंडस्ट्री करें। तो एक ट्रिप गया था जर्मनी, एक टीचर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के ट्रिप में जर्मनी पहुंच गया। वहां पर एक लाइन ने मेरी लाइफ को चेंज किया। वहां पर मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में था, तो वहां एक बिजनेस ओनर थे, स्पीच दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में स्टील भविष्य बनने वाला है, भारत का भविष्य स्टील है, या स्टील का भविष्य भारत में है। ये बात मुझे समझ में आ गई। मैं इंडिया वापस आया तो मुझे लगा स्टील का क्या काम करें। बहुत सारे काम मैंने स्टील में देखे, जैसे बैंक्वेट का इंटीरियर स्टील का, गेट, ग्रिल, रेलिंग, फिर स्टील के बर्तन। मैंने कहा ये वो सारी चीजें तोल के भाव बिक रही हैं, ऐसी चीज इसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकें, कोई डिजाइनर चीज। तो मॉड्यूलर किचन मुझे समझ में आया। हमने मॉड्यूलर किचन का काम शुरू किया, और आपकी पास्ट परफॉर्मेंस हमेशा फ्यूचर बिजनेस में काम आती है। तो जो फ्रेंचाइजी सेंटर हमने बनाए थे, वो सारा फार्मूला हमने उठा के मेटास किचन में लगाया, और 3 साल के अंदर हमने 48 शोरूम, 150 डीलरशिप शोरूम और 37,000 एसोसिएट पार्टनर, रजिस्टर्ड एसोसिएट पार्टनर जिनको हमने बिजनेस आईडी दी हुई है, वो क्रिएट किया। 2015 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की, और आप ही के साथ मिलकर 2023 तक हम उस कंपनी को चलाते रहे। 2024 में हमने प्री इन्वेस्टर मीट की, काफी सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। उस फंड को हमने नए मशीन्स, नए सेटअप, नई फैक्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया। और 2028 में हमारी कंपनी एसएमई आईपीओ लिस्ट होगी। मल्टीपल प्रोडक्ट्स के साथ साथ हमने फ्यूचर में देखा कि भाई लिफ्ट इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है, और इंडिया में अब लिफ्ट कॉमन होती जा रही है, मतलब लो तबके पर भी लिफ्ट पहुंच रही है। बिल्कुल। 4 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं, तो भी लिफ्ट लग रही है। क्योंकि अब वैसे भी हाई राइज होने वाला है, एक अर्थ का तो एक लिमिटेड स्पेस है, और ऊंचाई तो स्काई इज द लिमिट है। तो इसलिए तो लिफ्ट तो चाहे जीवन में भी लिफ्ट होना है, चाहे घरों में भी लिफ्ट होना है, चाहे ऑफिस को भी लिफ्ट करना है। लिफ्ट को तो मैं एक ऊंचाई की तरफ जाती हुई चीज समझता हूँ। तो उस बिजनेस को अडेप्ट किया हमने, प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और आज काइबेक्स यूएस बेस्ड कंपनी, एक ऑफिस हमारा यूएसए में है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी डीलरशिप नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आप टीवी चैनल्स पर हमारे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे। दैट्स ग्रेट। तो ये जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स है बहुत बार आएंगे। कौन, कहाँ, कब, किस व्यक्ति से मिला, और किस व्यक्ति के एक सुझाव से लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया और आप नेक्स्ट लेवल चले गए। मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा था कि एक इंडस्ट्री लगानी है। उस दिन आप चांस की बात है, आपका कॉल आया, अमित जी यार चाय पीते हैं साथ में। हम लोग बैठे, मैंने अपने मन का विचार बताया कि भाई साहब मैं एक वजीरपुर में इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। आपने कहा लो मैं अभी लगवाता हूँ। तो क्या बात, प्लानिंग क्या होती है, आपका टर्निंग पॉइंट आएगा, और आप मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट लाने वाले व्यक्ति हैं, जहां से हम नेक्स्ट लेवल पहुंचे। कैसे आपने इंडस्ट्री को सेटअप किया, और जैसे आपने एक चैलेंज लिया था जी कि मेरे ख्याल से 200 दिन और 200 करोड़ का इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन। दोस्तों, अगर आपको कोई भी चैलेंज लेना है और उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो डॉक्टर अमित माहेश्वरी की वो वीडियो, वो पूरा का पूरा वो जो इनका स्लॉट है वो जरूर देखना। 200 डेज और 200 करोड़, वो कितनी शिद्दत के साथ इन्होंने काम किया, उसके विषय में आप बताइए। वो कैसे इतना चैलेंज, और मैं समझता रहा हूं, मेरे पास हर रोज वो वीडियोस आती रही, और मैं देखता, मैं बिलीव नहीं कर पाता अपने आप पर भी कि क्या ऐसा हो सकता है। ये ऐसा केवल फिल्मों में हो सकता है, या केवल सपनों में ऐसा हो सकता है, परंतु ये प्रैक्टिकल होता हुआ अगर आपने देखना है तो वो वीडियोस एक बार आप जरूर देखना। 200 डेज 200 करोड़ जी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। मुझे ना हमेशा से, देखो हर व्यक्ति को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से, किसी को आग से, किसी ना किसी से डर लगता है। किसी को अपने बड़ों से डर लगता है, अरे दादाजी को देखते ही मैं डर जाता हूँ, है ना। ऐसे ही मेरे को ना एक डर लगता है कि मैं कोई भी बात अगर मैं अपनी ऑडियंस से बोल दूं और मैंने पूरी नहीं की तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ये मुझे हमेशा डर लगता है। और कहते मेक योर वीकनेस एज योर स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। तो मुझे जो चीज हासिल करनी होती है और मुझे बड़ी लगती है और उससे डर लगता है, तो मैं क्या करता हूं, उस काम को अपनी ऑडियंस को बताता हूं और बार बार बताता हूं मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ताकि वो मुझसे पूछें कि हाँ जी माहेश्वरी जी क्या हुआ, आपने तो कहा था ये करूंगा।
तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि हम 200 दिन में 200 करोड़ का इंडस्ट्रियल वैल्यूएशन करेंगे। खाली वैल्यूएशन नहीं, उसके ब्याह पर इंडस्ट्री सेटअप भी करेंगे। लोग क्या करते हैं, बड़ा विजन बनाते हैं, बड़ा लंबा समय लेते हैं और सोचते हैं कि जब वो समय आ जाएगा तो चीजें पूरी होंगी। Right. उसको सबसे पहले आपके कोई भी डिसीजन को आप टास्क में डिवाइड कर लो। मैंने डिसाइड किया कि भाई 200 दिन का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ वीक्स हो गए। तो 200 दिन के आधे दिन क्या हुए, 100 के आधे हुए 50, 50 के आधे हुए 25, 25 के आधे हुए 12, 12.5। तो मतलब एक हफ्ता समझ लेते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ते समझ लेते हैं, 7 दूनी 14, 2 हफ्ते मान लेते हैं। राइट। तो मैंने कहा मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर मैं 200 करोड़ तक नहीं पहुंच पाया तो ये बात पक्की है कि मैं 5, 10, 15, 20 करोड़ तक तो पहुंचूंगा। अगर मैं चलूंगा ही नहीं तो पहुंचूंगा ही नहीं ना। एग्जैक्टली। तो मैंने अपने मन में विश्वास जमाया कि अमित भाई पहुंचना 200 पे है, मैं जहां तक भी पहुंच गया वो मेरी अचीवमेंट होगी। और मैं अपनी ऑडियंस से माफी मांग लूंगा, भाई 200 का था तो 150 पे आ गए या 60 पे आ गए या 5 करोड़ पे आ गए। जब मैंने विश्वास बना लिया कि हाँ मैं माफी मांग लूंगा अगर नहीं हुआ तो, अब करते हैं इस गेम को शुरू। किसी भी बिजनेस में एक्सपेंशन लाने के लिए सबसे पहली जो चीज चाहिए वो चाहिए बिजनेस का प्लान। प्लान ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? प्लान अगर आपके पास मजबूत है तो आप ये देखिए कि आपके सर्कल के जो लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके विश्वसनीय हैं, जो आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, आपकी ऊर्जा को देख रहे हैं, आपकी ऊर्जा के साथ साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन व्यक्तियों का चयन करें, उनको बुलाएं और उनको दिल खोलकर अपना पूरा प्लान दिखा दें कि भाई साहब ये है, मैं इस प्लान को करने जा रहा हूं। ठीक बात। विश्वास माने कि यदि आप 50 लोगों को दिखाएंगे तो उनमें से मिनिमम 2 लोग ऐसे होंगे जो आपके प्लान पर विश्वास करेंगे। राइट। और ये बात मैंने कहां से सीखी? बिल्डर्स से सीखी मैंने। बिल्डर्स क्या करते हैं? 2 तरह के बिल्डर हैं, एक जो पूरी बिल्डिंग बना के बेच देते हैं, दूसरे लैंड खरीदते हैं और एक टेबल के ऊपर बिल्डिंग बना के खड़ी कर लेते हैं कि ये आपका 21वां फ्लोर यहाँ होगा, यहाँ ग्राउंड होगा, यहाँ पार्क होगा, यहाँ जिम होगा, यहाँ क्लब होगा। मतलब प्रपोज्ड प्लान। तो हमने भी क्या किया कि ये मेरी पास्ट परफॉर्मेंस है, ये मेरा प्रपोज्ड प्लान है, मैं इस पे काम कर रहा हूं। हमें केवल वो लोग ढूंढने हैं जो उस प्रपोज्ड प्लान पर इन्वेस्ट करें। तो एक और बात मैं यहाँ कहने वाला हूं कि जब इस बात को मैं डिस्कस कर रहा था, मैंने भाई साहब से डिस्कस की तो उन्होंने कहा जी मेरे शेयर्स लिख लो आप। तो मैंने शेयर्स नोट किए तो कॉन्फिडेंस वही आया, अगर मेरे को एक ट्यूशन मिल सकती है तो मुझे 10 मिल सकती है। अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं तो मुझे 10 टीचर और इकट्ठे करके 10 सब्जेक्ट पढ़ा मिल जाएंगे। अगर एक शोरूम खोल सकता हूं तो मैं 50 भी खोल सकता हूं। मुझे को लगा कि अगर नरेश बंसल जी ऐसे मेरे दोस्त मुझे इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं तो मुझे मेरे भाई जैसे और भी संपर्क के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और वहां से शुरुआत हुई इन्वेस्टमेंट की। धीरे धीरे इन्वेस्टर मीट करते गए, इन्वेस्टमेंट आती गई। उस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके मशीन्स पर, टूल्स पर, लैंड पर, इक्विपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने पास्ट परफॉर्मेंस जिन्होंने मेरे ब्याह पर इन्वेस्टमेंट दिया था उनको बुला के दिखा के कि भाई साहब आपको मैंने ये बताया था, ये आपने मेरे ऊपर पैसे लगाए और ये पैसे मैंने लगा दिए, देखो। जैसे ही आप चीजों को प्रूव करते हैं ना तो वो सॉलिड हो जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि यार बंदा जो बोल रहा है ना वो करके दिखा रहा है। तो हमने 5-5 दिन का ट्रैक बनाया, हर 5 दिन की एक वीडियो, हर 5 दिन की एक वीडियो। मैंने इसको गेम की तरह खोला कि मुझे 200 दिन में वीडियोस बनानी है और वीडियो बनाने का मतलब करके दिखाना है। तो वो चीजें होती चली गई। विदाउट ग्रोथ तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ईश्वरी शक्ति मिलती है भाई साहब। जब आप चीजों को प्रूव करते हैं ना, शिद्दत से उसको काम करने पे लगा देते हैं, तो आपके लोग भी, पूरा समाज भी, पूरी कम्युनिटी भी और आपकी योग्यता भी उसमें जुड़ जाती है। और आपके अति विशेष लोगों की योग्यता भी आपको बताते हैं। जिसने पैसा दिया है वो गाइड भी करता है कि आप ये काम करो, ऐसे करो, यहां से लो, यहां से लो, ये इंप्रूवमेंट करो। और करते 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 वो 200 दिन का आंकड़ा पूरा हुआ। इक्विटी के आधार पर 200 करोड़ की वैल्यूएशन हमने पार की। लगभग 7% इक्विटी हमने डाइल्यूट की और आने वाले समय में 30% इक्विटी डाइल्यूट करेंगे। आईपीओ लिस्टेड होने से पहले 51% स्टेक हमारे पास रहेगा, 19% हम आईपीओ में लेकर आएंगे। और जो शेयर होल्डर अपने इन्वेस्टमेंट को एनकैश करना चाहेंगे पहले उसकी इक्विटी बायबैक कर लेंगे। राइट। तो क्या 200 दिन हो गए हैं? मुझे नहीं लगता 200 दिन हुए अभी उस बात को। अभी तो कल की बात है वो, जब वो जगह की देखने की बात हो रही थी। क्या होता है कि प्रेम, प्यार और सुखी के जो दिन, सुख के दिन होते हैं बहुत जल्दी बीतते। तो वो 200 दिन 31 दिसंबर 2024 को ही कंप्लीट। अच्छा, हो गए वो कंप्लीट? हाँ जी, कंप्लीट हो गए थे। वेरी नाइस। पर मुझे लगता है अभी तो 200 दिन होने हैं और अभी तो ये तो बहुत कुछ हो चुका है। वेरी नाइस। अच्छा, ये सारा काम करते हैं, कई बार दूसरों को देख के करना ये लगता है कि हो जाएगा जी, बट हर काम में, कोई भी काम हम देखेंगे तो बिना प्रॉब्लम्स के, बिना चैलेंजेस के, जो चीजें एक बार अपेरेंटली दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो उन चीजों, जो भी हमारे लोग, हमारे दर्शक या हम जीवन में जो काम करेंगे उनके हर एक का अपना आइडिया होगा, अपनी थॉट्स होंगी, अपना काम करने का, बिजनेस का चॉइस होगा कि मैं ये वाला कर रहा हूँ, ABCDE, कोई भी चॉइस करेंगे तो उसकी
हर की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होने वाली हैं जी। तो उनको कैसे टैकल करें जी क्योंकि एक फार्मूला तो हम नहीं लगा सकते। जी। सपोज आपने चाहे इंस्टीट्यूशन का किया, ज्ञान इंस्टीट्यूशन से एक स्टडी के लिए किया, इंस्टीट्यूशंस का काम किया, मैं एजुकेशनल की बात कर रहा हूँ, जी। या फिर आप व्यापार में आए, बिजनेस में आए, जी। आपने मेटास को किया, फिर काइबेक्स को किया, तो इन सब में हर रोज चैलेंजेस होते हैं। yes. कई बार हम लोग ना ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं या ये सोचते हैं कि अब क्या करें, जी। तो उनको टैकल हर व्यक्ति को अलग करना होगा। जी। तो ये बहुत गहरा सूत्र है जो मैं आज आपसे निकलवाने वाला हूं। एक बढ़िया सी बात मैं आपको बताता हूँ और क्वेश्चन बहुत जानदार है ये। गुरु चाणक्य की मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा कि गुरु चाणक्य ने कहा था कि यदि सारा जीवन मेहनत करके सीखने पर लगा दोगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। राइट। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा इसका मतलब तो सीखना बंद कर दे, नहीं। No, पूरी no, लाइन no. ये है, हाँ। यदि सारा जीवन सीख कर मेहनत करके अनुभव करने पर लगा दोगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। I got पूरी लाइन ये है कि दुनिया में जिस व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है, जो I got काबिलियत it, है, right, हाँ। अपने आप को उसको समर्पित करो, राइट उसके ज्ञान को ग्रहण करो और उसके अनुभव का लाभ लेते हुए नेक्स्ट लेवल जाओ। राइट तो मुझे ये पता था कि कौन व्यक्ति किस विषय में विशेषज्ञ है, राइट तो मैंने उनसे ज्ञान लिया और जो प्रॉब्लम्स आई उनके साथ डिस्कस की। देखिए, समस्याओं का ना अपना कोई आकार नहीं होता। आकार नहीं होता। समस्या केवल समस्या होती है। जिस समस्या को आप हल कर सकते हैं वो आपके लिए छोटी है, जिसको हल ना कर पाए वो बड़ी है। ये एक बार सेमिनार में मैंने कहा तो कहने का सर ये कैसे आइडेंटिफाई करे छोटी है बड़ी। हाँ। मैंने कहा सर एक ही समस्या आपके लिए छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। Right. अरे कैसे? मैंने कहा अच्छा बताओ, एक छोटा बच्चा आया है, 4th क्लास का है, वो पूछता है कि 7 में से 3 गए तो कितने बचे? हाँ, आपके तो लिए पूरी ऑडियंस बोली जी 4 बचे। हाँ। मैं 4 बचे ना। हाँ। उसको नहीं समझ में आ रहा, क्यों? क्योंकि वो छोटा है, उसका स्तर नहीं है। हाँ। अब मैं दोबारा पूछ लेता हूँ आपके स्तर पे, 9272 में 1236 गए, बताओ कितने बचे? हाँ। कैलकुलेट करने लगे। हाँ। मैंने कहा आप समस्या बड़ी होगी, था तो मैथमेटिक्स। लेकिन जो बच्चा अबेकस मैथमेटिक्स करता है या वैदिक मैथ करता है वो यूं बता देगा। क्यों? क्योंकि उसने वो गुण हासिल किया। तो आपको ये ढूंढना है कि जो चीज आपको नहीं आती वो किसको आती है, और फिर दूसरा प्रयास क्या करना है, जो चीज आपको नहीं आती है वो किसको आती है, और जो चीज जिसको आती है वो आपको कैसे बताएगा। हाँ। इन दोनों चीजों को कॉम्बिनेशन करेंगे यस यस तो आप वो चीज सीख जाएंगे। हाँ। तो प्रॉब्लम्स हर स्टेज पर आती हैं। हर स्टेज पर जो प्रॉब्लम आई है, अनुभवी लोगों को अपना मेंटोर बनाएं, उनकी गाइडेंस को फॉलो करें और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर आप चलना शुरू करें। विश्वास माने कि एक सफल व्यक्ति को जब आप समर्पित करते हैं ना, तो वो अपने जीवन के अनुभव के 40, 50, 60 साल का सबसे क्रिस्प जो होता है ना, निचोड़ जो होता है, वो आपको डायरेक्ट दे देता है। अर्क निकाला हुआ अर्क निकाला होता है, वो आपको दे देता है। जैसे आप समझो किसी बुक को पढ़ना, जी। किसी व्यक्ति ने कोई बुक लिखी तो उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, बुक को पढ़ने में लगेगा 2-3 दिन का समय, और उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है, वो सारे अनुभव आपको 2 मिनट में दे देगा। बट उसके लिए आपने बताया कि उसके समर्पण करना आपके मन में ना। देखो, कुछ लोग कहते हैं मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इससे नफरत करता हूं। प्रेम और नफरत एक ही धागे के 2 छोर हैं। 2 छोर हैं। ठीक है। आज अगर हम प्रेम पर खड़े हैं और उस व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ गलत कर दिया या गलत भावना हो गई या कोई नुकसान हो गया या कुछ और इफेक्ट बट हो गया, अपशब्द हो गए, तो वो नफरत में बदल जाएगा। एग्जैक्टली। प्रेम और नफरत के बीच की जो संधि है ना, वो है स्नेह। स्नेह। अगर आप किसी के प्रति स्नेह करते, जैसे माँ स्नेह करती है। हाँ। बच्चा अच्छा करे तो भी स्नेह करती है, बुरा करे तो भी स्नेह। हाँ, एक्सपेक्टेशन। आपके मन में आपके बड़े लोगों के प्रति ना स्नेह होना चाहिए, ब्यूटीफुल समर्पण भाव होना चाहिए कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे बड़े मित्र तुल्य हैं, आप मेरे मार्गदर्शक तुल्य हैं। जब आप सामने वाले व्यक्ति को हृदय की भावना से ना समर्पण देते हैं, तो समर्पण देते के साथ वो व्यक्ति कहता है मेरे पास जो कुछ है ना वो सब कुछ तेरा है। यस। और शायद मेरे जीवन में मैंने सबसे पहले जो ग्रहण किया, एक समय था जब मेरे पास एक ये था कि मुझे सब कुछ पता है, और जब मैं अपने पीक पर पहुंचा और मुझे लगा कि सबकी पीक अलग है। मैं पूछता हूं आसमान कहां से शुरू होता है? ये बात एक 6 फुट के आदमी से पूछोगे ना, कहेगा 6 फुट के बाद शुरू होता है। 4 फुट से पूछोगे वो 4 फुट के बाद होता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति जो 21वीं मंजिल पर खड़ा है वो कहेगा 21वीं मंजिल के और मेरे सर के ऊपर शुरू होता है। हाँ। चींटी से पूछो, वो बताएगी कि मेरे सर के ऊपर से शुरू होता है। तो सबका आसमान अलग है। अलग है। लेकिन वास्तविकता में आसमान भूमि के पहले कण से, जहां से शुरू हुई, जहां पर अंत है भूमि का, राइट, उसके एक कण ऊपर ही आसमान शुरू हो जाता है। राइट। सबका आसमान अलग है। आपको यह समझना है कि मेरा आसमान कौन सा है और मुझसे बड़ा आसमान किसका है। तो मुझे किसकी छत्र छाया में जाना है, किसके सानिध्य में जाना है, किससे वो चीजें हासिल करनी है। ब्यूटीफुल। ये एहसास करना कि मेरा आसमान बहुत छोटा है, जहां पर मैं हूं, मुझसे हजारों फुट ऊपर लोग हैं, उनसे मुझे ग्रहण करना है, और वो होगा केवल समर्पण से। समर्पण, समर्पण और समर्पण।
तो ये जो समर्पण है, ये मैं समझता हूं केवल व्यवसाय में नहीं, हर एक परंतु वास्तविक जीवन में इसका बड़ा महत्व है। इसको चाहे हम रिलेशंस के लिए बात करें, चाहे हम कुछ चीज ग्रहण करने के लिए या किसी को देने के लिए भी। जी, मतलब अगर किसी को हम एक हग भी देना चाहते हैं सपोज, या मैं एक आलिंगन देना चाहते हैं, तो भी अगर वो अपने आप को मैं समर्पित करता हूं, मैं आपका हूं, yes. वट एवर यू कैन डू फॉर मी, वट कैन आई डू फॉर यू। Yes. तो यदि हम वो समर्पण करेंगे ना, मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अथाह अथाह दुखी है जी, तो उसको कोई दुख नहीं होगा। बिल्कुल। वो कहेगा मुझे समंदर मिल गया, मुझे एक बूंद चाहिए थी और मुझे पूरा था समुद्र मिल गया। मैं ऐसा आप एक चीज मैंने और नोटिस की भाई साहब, कोई व्यक्ति जब किसी के संपर्क में आता है ना, तो विश्वास माने कि उसके मन में अगर ये भावना है कि मैं इससे मिला और मैं इससे कुछ ले लूंगा, हाँ। इससे कुछ ग्रहण कर लूंगा, इससे कोई लाभ ले लूंगा, या इसको मिसयूज कर लूंगा, हाँ। या इसको यूज कर लूंगा। हाँ। सामने वाले व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर ना, जैसे महिलाओं के अंदर एक शक्ति होती है, बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ। हाँ। यदि किसी भी महिला को कोई पुरुष 0.01% भी टेढ़ी निगाह से देखेगा ना, वो आइडेंटिफाई कर लेगी कि भाई ये बंदा अच्छा नहीं है, हाँ। इसकी निगाह में खोट है। हाँ। तो ये सिक्स सेंस लेडीज के पास होता है। ऐसे ही हर व्यक्ति के पास एक सिक्स सेंस होता है। जब हम किसी से मिलते हैं और स्तर में वो हमसे ऊंचा होता है, सामने वाला व्यक्ति मिलते ही समझ जाता है कि ये मुझसे किसी लाभ की भावना से आया है। हाँ। अधिकारियों में बहुत तगड़ा ये सेंस होता है। वो कह देते हैं ये बंदा मुझसे मिला है ना, हाँ। ये अगले 3 दिन के अंदर कोई काम बोलेगा। हाँ। और अगर आप उसको समर्पित हैं, हाँ। तो वो सोचेगा यार 3 दिन हो गए इसने काम नहीं बोला, लगता है 1 हफ्ते में बोलेगा, हाँ। फिर कहेगा 1 महीने में बोलेगा, हाँ। फिर 1 साल में बोलेगा, फिर 2 साल, फिर वो समझ जाता है यार ये मेरे पास ना किसी काम के लिए नहीं आया, हाँ। ये मेरे प्रति समर्पित है। और जिसने 3 साल में कोई काम नहीं बोला, वो बंदा डेडिकेटेडली मुझे लाइक करता है, स्नेह करता है। और तब आपका जब स्नेह मिलता है ना, फिर हम यूज और मिसयूज छोड़ के हम यूटिलाइजेशन पे आ जाते हैं कि मैं आपको समर्पित हूं, आप मुझे समर्पित है, जहां मुझे जरूरत पड़ेगी आपका आशीर्वाद लूंगा। आप आशीर्वाद का मतलब पैसा, कभी भी पैसे से मदद नहीं होती। एक व्यक्ति केवल बता देना करना क्या और कैसे करना है, वो सबसे बड़ी मदद है कंपैरेटिवली टू पैसा। पैसा तो समृद्ध लोगों के पास भरा पड़ा है। ऐसे लोग हैं, इनको ब्याज दो वो पैसा दे देंगे, है ना, या लाभ का हिस्सा दो पैसा दे देंगे, या कोई धोखा ही करना है तो कोई लालच दिखाओ तो वो पैसा दे देंगे। तो पैसा लाना दूसरी बात है, लेकिन व्यक्ति के अनुभव को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, देखिए कितनी बढ़िया बात निकल करके आई है। यदि आप समर्पण कर देते हैं तो आप ये समझ लें उसको प्राप्त कर लेते हैं। जी बिल्कुल, उसको प्राप्त कर लेते हैं। चाहे उसका, मैं कहता हूं उसका आप धन, उसका वैभव, जब उसका वैभव ही मिल गया, भगवान कृष्ण की यही तो कहानी, यही कहानी है। गीता का पूरा सार यही है कि समर्पण कर दो और बस फिर तुम कुछ नहीं हो, अपने आप हो जाएगा। तो समर्पण ही है। वेरी नाइस। अमित जी, एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे कि आप इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जी। पहले तो सबसे पहले आपकी हेल्थ, जब हम मिले थे तो आपका मेरे ख्याल से 100+ वेट होता था, 102 और एक असाधारण आम आदमी की तरह से आप दिखते थे, और ये बात है 10 साल पुरानी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब 10 साल के बाद आज मैं एक नई पर्सनैलिटी से मिल रहा हूं। वो है एक 18 साल 20 साल का एक नौजवान जो उस समय 40 साल का होता था, आज वो 20 साल का कैसे हुआ? मैंने, मेरी कैलकुलेशन या मेरा जो मैथमेटिक्स है, मैंने ये नहीं सोचा। मैं ये समझता हूँ एक चीज है जो हमेशा बढ़ती है जी, और मैं एक चीज ऐसी देख रहा हूं कि वो चीज घट रही है, आयु के हिसाब से छोटी लगी। यस, तो वो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे होता? तभी मैंने आपको एक ट्रांसफार्मर कहा कि हाउ इट, क्या लोग सोचते हैं, सारी दुनिया सोचती है पृथ्वी के, मैं भारतवर्ष की तो गारंटी ले सकता हूँ कि सब लोग ये सोचते हैं मैं 1 जनवरी से वजन कम करना शुरू करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और 31 दिसंबर को फिर वही बात होती है। तो हाउ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड दिस पर्सनैलिटी? देखो, ट्रांसफॉर्मेशन से पहले एक बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो फिटनेस को लेकर ही है। हर व्यक्ति ना युवा होना चाहता है, लेकिन क्या होता है, पैसा, धन, वैभव, ऐश्वर्य कमाने की चाहत में ना, वो सबसे पहले जिस चीज को झोंक देता है उसका शरीर होता है। हाँ। और एक समय ऐसा आता है वो सब कुछ हासिल कर लेता है। हाँ। लेकिन जब वहां खड़ा होकर देखता है ना, तो कहता है सब कुछ, यश, धन, वैभव, रुतबा, नाम, फेम, सब कुछ उसके पास है, लेकिन जो नहीं है वो उसका स्वास्थ्य नहीं है।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइफ में ना एज दो तरह की होती है, एक होती है बायोलॉजिकल एज और एक होती है एक्चुअल एज। एक्चुअली जैसे गाड़ी हम लेते हैं तो गाड़ी की आरसी पे लिखा होता है ये गाड़ी 10 साल के लिए वैलिड है, ओके चलेगी। कुछ लोग उस गाड़ी को इतना रगड़ के चलाते हैं कि 3 साल में खटारा कर देते हैं। लेकिन जो लोग विंटेज कार बना रहे हैं, पेपर के हिसाब से उनकी कार 10 साल पुरानी होनी चाहिए थी, चल सकती थी, पर वो कार जो है 60 साल 70 साल 90 साल 100 साल पुरानी कार भी है। तो ये डिपेंड करता है आपने उस गाड़ी को कैसे रखा है। जो उसकी पेपर एज है वो तो 10 साल है, राइट, पर आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़ने की चाहत में ना आदमी समय नहीं देखता, अपनी सेहत नहीं देखता, अपनी डाइट नहीं देखता, देखता है तो केवल वैभव, यश, पैसा। और पैसा कमाने की चाहत में मैं भी उन्हीं लोगों में से हूं, मैंने भी खूब काम किया। लेकिन जब एक ऐसा स्तर आ गया, जब सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, तब मैंने अपने आप को देखा कि यार तू तो बुढ़ा हो गया। ये सब कुछ जिसके लिए बनाया था, उस युवा अमित माहेश्वरी के लिए, ये सब कुछ बनाने के बाद तू ओल्ड एज हो गया। यहां से आया टर्निंग पॉइंट। और टर्निंग पॉइंट कैसे आता है? एक कहानी, एक कविता, कहानी सबने सुनी होगी और देखी होगी कि बाज जब 40 वर्ष का हो जाता है तो उसके पंख भारी, चोंच टेढ़ी और पंजे मुड़ जाते हैं। वो इतना भारी हो जाता है कि अच्छे से उड़ नहीं पाता, शिकार नहीं कर पाता। राइट। फिर बाज पहाड़ पर जाता है, सबसे पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख नोच देता है। बिल्कुल। चोंच को पत्थर पे मार मार कर तोड़ देता है, पंजे तोड़ देता है, खूनम खान लहू लुहान हो जाता है। और 3 महीने बाद उसकी चोंच दोबारा आती है, पंख दोबारा आते हैं। हल्का। ये स्टोरी बहुत लोगों ने सुनी है। इस स्टोरी ने मुझे इंस्पायर किया कि यार बाज जैसा पक्षी, बुद्धिजीवी तो नहीं कह सकते ना, बाज जैसा पक्षी 40 साल की उम्र पे एक तरह से निष्काम टाइप हो जाता है। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और अगले 40 साल बढ़िया तरीके से जीता है। तो मुझे लगा अमित भाई जो इतना सब कुछ बनाया ना नरेश भाई साहब, जो सब कुछ बनाया, अगर इसका मजा करना है तो एज चाहिए 25 साल वाली। सोचो कि 24 साल के लड़के के पास ये सब कुछ वैभव हो, उपयोग, तो वो कैसे यूज करेगा उसे। तो मैंने कहा आप सब काम छोड़ के ना सबसे पहले इसको ठीक करते हैं, बाज की तरह 1 साल पहाड़ पर चलते हैं। वहां से मैंने काम जर्नी अपनी शुरू की। और जब जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत टिपिकल टास्क होता है, चोंच तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कहने की बात है वैसे। एक नाखून भी कच्चा जब कट जाता है ना तो पूरे दिन, अगले 3 दिन तक वो नाखून याद रहता है। तो जब मैं प्रयास कर रहा था तो बहुत मेहनत लगती थी, पर मुझे ये पता था कि कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी विल मेक अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन। लगातार करते 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 जब रिजल्ट दिखने लगते हैं तो मजा और आता है। फिर क्या होता है, वही बात कि सारा जीवन अनुभव करके सीखोगे तो मरोगे। तो मैंने क्या किया कि कौन व्यक्ति विशेषज्ञ है, डाइट का कौन एक्सपर्ट है, वर्कआउट का कौन एक्सपर्ट है, स्विमिंग का कौन एक्सपर्ट है, जिम का कौन एक्सपर्ट है, एरोबिक, जुम्बा, मार्शल आर्ट, जो चीजें थी हर एक्टिविटी को मैं परफॉर्म करता गया। और 1 साल के अंदर 102 किलो से मेरा वजन 67 किलो का वजन आया। क्या बात है। 47 इंच की कमर से 28 इंच की कमर विद 6 पैक एब्स मैंने बनाए। और वहां से वो बाज दोबारा से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया। क्या बात है। 18 अप्रैल 2018 को मैंने 6 पैक एब्स का शूट कराया। और उस समय पर सबने कहा अरे भाई साहब एक बार तो कोई भी पतला हो जाता है। मैंने कहा सर 10 साल तो 10 साल में ही होंगे ना। मैंने कहा लेट्स सी। और हर साल मैं 6 पैक एब्स शूट कराता रहा। अब ये 8वीं बार अप्रैल में हम 6 पैक एब्स का शूट करेंगे। अभी भी मेरे लेयर देखेंगे तो लगभग 1.5-2 इंच की होगी। इस 1.5-2 इंच की लेयर को रिड्यूस करके आई विल बी वंस अगेन इन 6 पैक एब्स। तो शिद्दत पाने की चाहत, और ये तो मैंने आपसे सीखा है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहेंगे तो पूरी कायनात उसको दिलाने में लग जाएगी। और आपको मैं देखता ही हूं कि 1 बैंकवेट से 2 बैंकवेट, 2 से 3, 3 से 4, और फिर मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट, इवन मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद और नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना, नए नए इवेंट्स, नए नए प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, और आप तो एक इतना बढ़िया पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे समझ में आया कि लगातार प्रयास करते रहो, जिस व्यक्ति को जो पता है उस पर काम करो, उसके द्वारा बताए गए काम को सही से समझो और शिद्दत से उस पर काम करते रहो, निरंतर प्रक्रिया से काम करते रहो, आप हमेशा जवान रहेंगे। तो वो गाड़ी जो विंटेज थी, वो कहानी मैंने डिसाइड कर ली कि मैं गाड़ी विंटेज करूंगा जिसकी आरसी 60 साल की है, उस गाड़ी को 90 साल 100 साल चलाएंगे। कम से कम आरसी तो अप्रूव करे कि आरसी से ऊपर गए हैं। राइट। इस बात को ना मैं एक इकिगाई जी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, मैं उसको बार बार लेकर के आता हूँ क्योंकि आपकी कहानी कुछ बिल्कुल सेम इकिगाई को मैं हिंदुस्तानी इकिगाई कहना चाहूंगा जी। इकी का अर्थ तो होता है सिंपली जीवन जी, और गाय का अर्थ होता है उद्देश्य जी। तो यदि आप, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यही तो करते हैं, अपना मनपसंद का काम चुनते हैं जी। उसके बाद लाइफ का उद्देश्य आप कंट्रीब्यूट करते हैं सारी दुनिया के जीवन में, मेरे जीवन में भी करते हैं हम लोग, हमारे सारे व्यूअर्स आपकी प्रेरणा लेते हैं।
लोग कहते हैं कि वजन कम हो जाता है, पर कर नहीं पाते। तो यदि आपके वीडियोस को, यदि आपसे थोड़ी इंस्पायरेशन मिलती है, तो निश्चित रूप से कर लेते हैं, कर सकते हैं। जीवंत उदाहरण हमारे पास है। तो कहने का भाव है, उन लोगों की आयु 100 वर्ष से पहले अधिक भी है। होती थी और आज भी है भाई साहब। हाँ, आज भी हम सही तरीके से मेंटेन करें तो 100 वर्ष और 100 वर्ष भी कैसे, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 100 वर्ष, ताकि एक हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा, एक बुझा हुआ व्यक्ति। इसलिए नहीं जीना है हमें कि मृत्यु हमारे पास नहीं आ रही है, हमने जीना इसलिए है कि हमने जीना है, जीवन का आनंद लेना है, तो वो सीखना है। बड़ी प्यारी बात मैं इसी बात पे आपको बताता हूँ। अभी आपने बोला कि भाई चीजों को समझना। एक आध्यात्मिक गुरु का मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उसमें इतनी प्यारी लाइन थी, उस लाइन ने मेरे दिल को छू लिया। मतलब जाने अनजाने में आप कई चीज करते हैं ना, वो सफलता के सिद्धांत बन जाते हैं। दुनिया में जितने लोग सफल हुए ना, उन्होंने किसी सफलता के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया है। जिस तरीके से वो सफल हो गए, वो सफलता के सिद्धांत बन गए अपने आप। दुनिया मानने लगी ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है ना। कोई तो फ्रेंचाइजी बना के सफल हुआ, कोई इन्वेस्टर से फंडिंग लेके सफल हुआ, कोई सेल्स वॉल्यूम बढ़ा के हुआ, कोई B2B करके हुआ, कोई B2C, कोई एक्सपोर्ट। हर व्यक्ति अलग तरह से सफल हुआ। और कुछ व्यक्ति पैसे से सफल नहीं है पर बहुत बड़े सफल है। राइट। पैसा सारी सफलता का पैरामीटर नहीं है, नहीं हो सकता। वो तो केवल एक बाय प्रोडक्ट है कि इससे सफलता मानते हैं हमारे देश में, या कई लोग मानते हैं। तो मैंने एक लाइन पढ़ी, उसमें कर कि सत्य जो होता है वो 3 तरह का होता है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। कोई भी सत्य 3 तरह का है। पहला है शाब्दिक सत्य, जिनको शब्दों के रूप में हमने सुना है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सूर्य, भगवान श्री राम अयोध्या में रहते थे। ये एक शब्द है हमारे सामने, तो शाब्दिक सत्य है। ये प्रमाणित कब हुआ? जब हम राम मंदिर गए, राम जन्मभूमि पर गए, वहां के ग्रंथों को पढ़ा, तो ये प्रमाणित हो गया। तो शाब्दिक जो हमने सुना है, प्रमाणित जिसका हमने प्रूफ देख लिया। राइट। और फिर होता है अनुभव का सत्य। जैसे सेब बड़ा मीठा फल है, तो ये शाब्दिक शब्द है। आपने, एक व्यक्ति ने खाया, मेरे सामने भाई साहब ने खाया, उनको लगा, उन्होंने कहा कि अमित जी ये जो फ्रूट है खाने में बड़ा मीठा रस है, ये उन्होंने कहा। तो आपने कहा, तो वो प्रमाणित हो गया, अप्रूव्ड बाय समवन। लेकिन जब मैंने उसको खुद खाया, तो मेरे अनुभव का सत्य हो गया। राइट। तो ये मुझे पता था, किताबों में लिखा है ऐसे ऐसे करने से आदमी पतला हो जाता है। तो ये शाब्दिक सत्य था। कई लोगों को देखा उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो प्रमाणित सत्य हो गया। तो मैंने कहा इसको अनुभव का सत्य बनाना है। अनुभव, क्या बात है। और अनुभव के सत्य ने लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। क्या बात है। ये हम सब लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं और मानते भी हैं, परंतु इंप्लीमेंट नहीं करते। अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम उस सेब को नहीं खाएंगे, हम अनुभव का सत्य नहीं करेंगे, अनुभव का सत्य नहीं करेंगे, तब तक हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को, उसको महसूस कैसे करेंगे। ब्यूटीफुल। अमित जी, आप ये बताइए, आप इतनी सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व हैं जी, तो फैमिली को, बिजनेस को, हेल्थ को, सोशल रिलेशनशिप को, इंस्टीट्यूशंस को, दोस्तों को, हम जैसे को टाइम देना, या हम कभी भी फोन करते हैं, यस एक कॉल में होते हो, हाउ डू यू मैनेज? अब सब लोग अमीर बन जाएंगे, सब लोग बड़े बन जाएंगे, तो लोग, कई बार वो लोग कहते हैं टाइम नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है। और आप इतने सफल एंटरप्रेन्योर, इतने मोटिवेशनल स्पीकर, क्या क्या उपलब्धियां, कितने अवार्ड विनर्स, बट आप एक फोन में हमें अवेलेबल होते हैं, तो कैसे होता है? लोग बिल्कुल कंफ्यूजिंग की स्थिति है। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, और आप कहते हो बोलो ना। जी, समय जो है ना भाई साहब, समय एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के लिए एक समान है, लेकिन हम इसको बोलते हैं काल चक्र। जैसे आप, पहले मैं एज से उसको मतलब वेरीफाई करता हूं कि एक व्यक्ति जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, उम्र के हिसाब से काल चक्र की जो रेखा 1 से 100 तक, उसकी बॉडी कहती है 60 साल का है, लेकिन उसने इतना उल्टा सीधा किया कि वो 80 का दिखता है। राइट। तो एक हो गया वास्तविक काल चक्र जो कैलेंडर और डेट से चलता है। राइट। दूसरा काल चक्र कौन सा हुआ? जो उसकी स्थिति के अनुसार है, जो उसके कर्मों से जैसे डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी एज तो 60 है पर बॉडी में तुम 80 के हो गए। एक व्यक्ति जो काल चक्र के बराबर चलता है, 60 का है, 60 का ही दिख रहा है। एक व्यक्ति जो काल चक्र से स्लो चल रहा है, उसने प्रकृति इस तरह से किया, अपने आप को डेवलप किया कि वो स्लो चल रहा है, तो उसकी बॉडी दिखती है 35-40 की और वो है 60 का। इसको काल चक्र कहते हैं। राइट। ऐसे ही काल चक्र हर व्यक्ति का सेम है, पर किसी को 24 घंटे बहुत कम लगते हैं। वास्तविकता में 24 घंटे का समय ना अथाह समय है। मैं देखता हूं कि लोग अपने कार्य को शुरू करते हैं सुबह 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, कभी 12 बजे भी शुरू करते हैं। मैक्सिमम लोग सुबह 5 बजे से 7-8 बजे तक सो रहे होते हैं।
तो वो सही समय होता है जब आप अपनी फिटनेस पर काम कर सकते हैं, अपनी लर्निंग पर काम कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन पर काम कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग पर काम कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट 3:40 से लेकर 3:20 से 3:40 के बीच में उठता हूँ डेली। ओह, बाय डिफॉल्ट मेरा अलार्म 5:30 बजे का है, लेकिन इतने बजे मैं उठता हूँ। ऑटोमेटिकली जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो ईश्वरीय शक्ति मुझे मिलती है। गौतम बुद्ध की मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें 4 बातें लिखी थी कि अगर आपके अंदर गहरी सोच है, मतलब सोच सकते हैं खूब गहरा, तो आप सफल होंगे। आपके अंदर असीम धैर्य है, मतलब आप धैर्यवान व्यक्ति हैं, किसी भी चीज के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। और आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके अंदर समर्पण भाव है तो आपको सफलता मिलेगी। और ये चारों गुण आपने डेवलप कर लिए तो आप 100% सफल होंगे ही होंगे। ये मैंने पुस्तक पढ़ी और मैं इनका अनुभव करना शुरू किया। धैर्य का मतलब मुझे पता था कि वेट एक दिन में कम नहीं होगा, हाँ, मेरा बिजनेस एक दिन में सेट नहीं होगा, Right. मेरा पारिवारिक रिलेशन एक दिन में खराब नहीं होगा, तो एक दिन में बनेगा भी नहीं। मुझे अपने समय को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से लेकर 5-6 बजे तक का समय सबसे पहले मेरा अपना निजी समय है। लोग इसको सोने में बिताते हैं, मैं इसको बिताता हूँ मेरा सबसे पहले मेडिटेशन, उसके बाद मेरी लर्निंग। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आप लिटरेचर बुक पढ़ेंगे तभी लर्निंग है। आज ऑडियो विजुअल है, बहुत सारा है, बहुत सारे मतलब ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, आप यूट्यूब है, इसके अलावा और कई ऐप्स हैं जहां से आप कंटेंट को रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, राइट, है ना। और जब आप आध्यात्म के माध्यम से कंटेंट को कंज्यूम करते हैं ना, तो वो पावर जनरेट करता है। आपके विचार वही बनेंगे जो आपने पढ़ा है या सुना है या देखा है, या जिस तरह के लोगों के साथ में। फिर बात आता है अपना पारिवारिक समय, अपना टाइम से रिफ्रेश होना, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। सबके पास जल्दबाजी होती है, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, वाइफ को अपना काम करना है, मदर अपना तैयार हो रही है, मैं अपना हो रहा हूँ, लेकिन एक ब्रेकफास्ट का पर्टिकुलर टाइम है हमारा, हम सब एक साथ टाइम पर ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद में सब अपनी अपनी दिशाओं पर चले जाते हैं। लोग व्यापारिक समय पर पता क्या कहते हैं, 10 बजे जाता हूँ और 7 बजे आता हूँ। ये व्यापार का समय नहीं है। 10 बजे से लेकर 7 बजे के बीच के समय को आप कैसे यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शेड्यूलिंग बनाते हैं हम कि सुबह जाते ही 10:30 तक किस व्यक्ति से मिलना है, क्या क्या काम है, किसकी पेमेंट आनी है, किसकी पेमेंट जानी है, किसका माल आना है, किसका माल जाना है, क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ नोट डाउन करते हैं, एक एक टास्क को करते हैं तो टिक मारते हैं। फिर हम शेड्यूल कर लेते हैं कि मेरे को किस व्यक्ति से किससे मिलना है। जैसे आज शायद हमारा 2 बजे मीटिंग था और 2:06 मेरे को पहुंचने का टाइम था, तो मैंने तुरंत आपको मैसेज किया, भाई साहब 2:06 से 2:12 के बीच में पहुंचूंगा। राइट। जब तक आप सामने वाले व्यक्ति के समय को वैल्यू नहीं देंगे ना, तो ईश्वर कभी भी आपके समय की वैल्यू बनाएगा ही नहीं। वेरी ग्रेट। हर व्यक्ति का समय एक एक पल बहुत कीमती है, उसको वैल्यू आप देंगे तो सामने वाला व्यक्ति जब आपके काम से आपको मिलेगा तो वो समय दे के आएगा, समय लेके आएगा और उस समय की वैल्यू करेगा। तो समय की वैल्यू करना सीखें। फिर जैसे आप व्यवसाय से फ्री होते हैं ना, तो आपका टाइम होता है पर्सनल टाइम, दैट मे बी योर फ्रेंड्स टाइम, मे बी योर फैमिली टाइम, मे बी योर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप टाइम, किड्स और सामाजिक और मित्रगण। तो उसको ना डिवाइड कर लें। जरूरी नहीं कि आप रोज ही फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ बिताया हुआ पूरे 1 महीने में 2 घंटे का वैल्यू एडिशन के साथ टाइम, डेडिकेशन के साथ टाइम आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रांग बनाता है। बॉन्डिंग को भी साथ में ऊर्जा भी देता है। ऊर्जा भी देता है। ऐसी अपने माता पिता के बिताया गया समय, आप भोजन कर रहे हैं, उस समय पर आप फैमिली में साथ में भोजन करें, चीजों को डिस्कस करें। गारंटी से कहता हूं, लोग रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लगभग फ्री रहते हैं, पर अपने समय को अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं। राइट। हम जिस दिन भी 2 घंटे साथ में नहीं बैठ पाते, उस दिन अर्ली मॉर्निंग में उठ के सारे बैठे होते हैं बेड पर, बातचीत कर रहे हैं। मतलब कई बार पड़ोसी कहते हैं कि सुबह 5 बजे तुम्हारे घर से ऐसी आवाज आती है जैसे कि कोई पार्टी चल रही है और हंसी मजाक ठाके चल रहे हैं, शादी हो रही है कोई। तो समय का यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, ड्राफ्टिंग करना बहुत जरूरी है, और वहां जो त्रुटि रह जाए उसको नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई करना जरूरी है। वेरी नाइस। तो ये तरीका है भाई साहब, मुझे तो लगता है। और वैसे मैं पिछले 8 साल से 2 टाइम जिम जाता हूँ, मॉर्निंग 4 to 6, 7, 8 मेडिटेशन मिला के, और उसके बाद में शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। और धीरे धीरे मैंने अपनी फैमिली को अपने जैसा बना लिया। Exactly. तो हम सब जिम करते हैं तो सबके पास कॉमन सब्जेक्ट होता है डिस्कस करने का। हम सब बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, तो कॉमन टॉपिक होता है। तो परिवार को लगता है हम वैसे जुड़े हुए हैं, कम समय में भी ज्यादा जुड़ाव बना रहता है। राइट। मित्रवत हो जाता है ना। हमारे यहाँ डाइट फूड बनता है, सभी डाइट फूड खाते हैं। बेटी मेरी वो फिटनेस फ्रीक है, बेटा वो फिटनेस फ्रीक है। मदर मेरी ने 65 की एज पे ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो आप जैसा समुदाय बनाएंगे, जैसा ऑरा मंडल क्रिएट करेंगे, वैसे लोग समूह में आ जाएंगे और धीरे धीरे आपका प्रभाव दूसरों पर भी जाएगा। आज जैसे मुकेश शर्मा जी ग्लोबल बजाज वाले, अब वो जिम कर रहे हैं डेली, 6 महीने बाद देखिएगा अब उनका जो 51 ईयर की एज है, ही विल बी लुक लाइक 40 to 45। अगले 6 महीने में मे बी बिलो 40। मैंने कहा था भाई साहब मैं गारंटी करता हूं, आप मुझे समर्पण करो, मैं आपको 28 से 32 साल का लड़का बना के छोड़ूंगा।
उन्होंने कहा अमित भाई अगर ये हो गया ना, जो साम्राज्य बना है इसका एंजॉय करेंगे। हाँ, एंजॉय तभी कर सकते हैं जब यू आर हेल्दी, व्हेन एवर यू आर हेल्दी। और केवल शारीरिक रूप से हेल्दी नहीं, उसके साथ फिर आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है कि यस आई हैव गॉट इट, Yes. कि मैं जिस काम को हम इतना ऐसा समझ रहे हैं असंभव है, हो नहीं पाएगा, और जब आप उसको कर लेते हैं ना, तो आपको लगता है अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। बिल्कुल। वो एनर्जी आपको ईश्वर के प्रति ना हमेशा धन्यवादी रहे भाई साहब, मतलब समर्पण भाव रखें कि यार जो ईश्वर ने मेरे साथ किया है ना वो सबसे बेस्ट था वो मेरे लिए। माँ बाप कहते हैं ना ईश्वर को हमारे पिता समान है, तो क्या कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए बुरा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। तो वो अपना सबसे बेस्ट आपको देते हैं, आप वही डिजर्व करते हैं। एक और बात मैं गुरुजी ने कहा था कि भाई व्यक्ति ना हमेशा एक ही असमंजस्य में रहता है कि भाई साहब आज अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा होता, आज मैं यहाँ नहीं इससे 10 गुना आगे होता। हाँ। तो एक गुरु से एक बात व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी आज मैं ऐसा होता, ये होता, मेरा वो नुकसान ना करता तो मैं यहाँ होता, हाँ। ये बंदा मुझे धोखा नहीं देता तो मैं ऐसा होता। तो गुरु ने एक बात कही, वो बात बड़ी प्यारी थी कि बेटा ध्यान रखियो, आज तू जहां है तुझे ठीक यही होना चाहिए था, ना 1 इंच आगे ना 1 इंच पीछे। एग्जैक्टली। इसके अलावा बाकी सारी चीजें तेरा भ्रम है, महत्वाकांक्षाएं हैं या भ्रम है। तो लोग ना महत्वाकांक्षाओं से घिरे हुए हैं और हर व्यक्ति ये मानता है कि मेरी काबिलियत से मुझे कम मिलता है। एक आदमी दिखा दो जो कहे कि मेरी काबिलियत से ज्यादा मिलता है मुझे। जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना वो स्नेही व्यक्ति है, वो ईश्वर का धन्यवादी व्यक्ति है कि मेरी काबिलियत कम है और मुझे ईश्वर ने ज्यादा दिया। वरना हर व्यक्ति को लगता है कि जो मेरी काबिलियत है उससे कम मिलता है। राइट। मुझे हमेशा लगता है भाई साहब कि जो मेरी काबिलियत है उससे मुझे बहुत ज्यादा मिला है। और वो इस वजह से मिला है क्योंकि उन लोगों की काबिलियत जो मेरे ऊपर है उनकी मुझसे 1000 गुना ज्यादा है, उन्हीं का कुछ अंश मेरे अंदर आ रहा है। ये कुछ ऐसा ही नहीं हो गया जी। जैसे समर्पण किया, ईश्वर को समर्पण किया तो उसने अपना वो दे दिया, अपना अंश दे दी। और समर्पण केवल या ग्रेटिट्यूड केवल ईश्वर के प्रति नहीं, और ईश्वर को मैं नेचर की के साथ यदि जोड़ना चाहूं कि यस इतनी सुंदर ये प्रकृति है जी। वो रामायण का भी वो है चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम इस इतने सुंदर एनवायरनमेंट को, आपकी दोस्ती को, इतने सुंदर एनवायरनमेंट परमात्मा ने जो जो चीजें हमें दी हैं, ये प्रकृति, पेड़ पौधे, हवा, जल, धूप, क्या क्या दिया है, तो यदि उनके प्रति हम एक एक सेकंड, मात्र एक दिन में 1 सेकंड के लिए भी ग्रेटिट्यूड या जो आपने बोला वो कर पाए, तो वो उनकी प्राप्ति तो हमें यस हो तो रही है। एक रुमाल गिर जाए तो आप अनजान आदमी उठा के दे रहे, कहते थैंक यू यार। यस। तो जिसने एक रुमाल उठा के दे दिया उसके लिए धन्यवादी हैं आप। और ये तो जिसने आपको सब कुछ दिया, सांसें जो हैं जो आपको फिल्टर कर रही हैं रेगुलर, ऑक्सीजन, हर चीज के प्रति धन्यवादी बने भाई साहब। यस। तो वो जो व्यक्ति ऐसा करता है जी, उसकी सक्सेस के पैरामीटर्स को क्या कोई नाप सकता है? बिल्कुल नहीं। वो एक है, कई बार जब लोग काम करते हैं जी, तो काम करते करते कई बार ये स्थितियां तो आनी ही है कि भाई हमने ये लगा यार, मैंने पूरा जोर लगा लिया, अब नहीं हो रहा है, तो कई बार स्टार्टअप को बंद कर देते हैं। और कई बार लोग, 2 क्वेश्चन इकट्ठी हैं, कई बार लोग किसी और वजह से, किसी और तनाव के कारण ये कहते हैं अब यार मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब मुझे नहीं जीना है या नहीं इस व्यवसाय को चलाना, हाँ, या व्यवसाय को छोड़ देना, या इवन एक हो गया व्यवसाय को चलाना, स्टार्टअप को हो गया, एक होता है और किसी कारण से भी कई बार ये फील आता है, आदमी डिप्रेस में होता है। मैं इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, परंतु आपको आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूं। भावनात्मक रूप में वो इतना नीचे हो जाता है कि वो कहता है ये संसार ना मेरे लिए नहीं है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं ग्रेटिट्यूड की भावना के संसार से सब कुछ मिल सकता है इस एनवायरनमेंट से, दूसरी तरफ कई बार अधिकांश लोग हैं हमारे यहाँ, हम उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आज आपके माध्यम से, कि कई बार लोगों को ये रहता है ना, बस किसी ने कुछ छोटी मोटी बात भी की वो हमने इतनी बड़ी बना ली कि बस उसको कहता है मेरा तो जीना ही बेकार है। तो उस स्थिति को टैकल कैसे किया जाए? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इतना डीप क्वेश्चन है कि इसको एक्सप्लेन करना ना अपने आप में एक माइलस्टोन है। सबसे पहले ना लोग डिप्रेस कब होते हैं कि किसी भी काम के प्रति उनकी महत्वाकांक्षाएं जब बहुत ज्यादा होती है ना, या कई बार समस्याएं ज्यादा होती हैं, तो उन समस्याओं के बोझ तले दब जाते हैं। चाहे वो फाइनेंशियल बर्डन हो, चाहे वो कंपटीशन का बर्डन हो, चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट का बर्डन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ के भी इस तरह से बर्डन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब भी आप किसी भी समस्या को लेकर ग्रस्त हैं, परेशान हैं और आपको उसका सुझाव नहीं मिल रहा, आपको उसका रास्ता नहीं मिल रहा, तो आपको रास्ता ढूंढने पर फोकस नहीं करना। लोग क्या करते हैं, सब स्पीकर भी आपको यही बोलेंगे कि आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता को ढूंढो, रास्ते को ढूंढो, उस पर काम करो।
उसके सॉल्यूशंस को ढूंढो, आप सॉल्यूशंस मत ढूंढो, जस्ट हैव अ फ्री टाइम एंड हैव अ डीप ब्रीथ। यस, लंबी सांस लें। जब प्राण ऊर्जा हमारे अंदर जाती है ना, तो मस्तिष्क तेज गति से चलता है, और उसके बाद ये भूल जाओ कि मुझे समस्या का समाधान ढूंढना है। मुझे इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढना है, क्योंकि मुझे इस समस्या का समाधान पता ही नहीं है। हाँ, मुझे वो व्यक्ति ढूंढना है कि किस व्यक्ति को इस समस्या का समाधान पता है, और यही हम कभी नहीं करते हैं। हम खोज में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों से बात करनी है। देखो, अपने आपके लाइफ में ना मेंटोर जरूर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ए व्यक्ति को बनाओ, बी व्यक्ति को बनाओ। हर इंडस्ट्री में अलग तरह के मेंटोर हैं। आप जब अपने मेंटोर से बात करेंगे ना, तो बिलीव मी कि जो समस्या आपको बहुत बड़ी लग रही है, उनके लिए चुटकियों का काम है वो सॉल्व करना। मेंटोर्स की गाइडेंस को सुनने के बाद उस पर अटेम्प्ट करें, उसको ठीक करने का प्रयास करें, उस पर ट्राई करें, और नहीं हो रहा है तो मेंटोर से डिस्कस करें कि आपने मुझे ये बताया, मैंने ऐसे किया, वो ठीक नहीं हुआ। विश्वास माने कि एक मेंटोर के पास एक ही समस्या का समाधान करने के 5 तरीके ज्यादा, राइट, और 5 में से कोई ना कोई एक तरीका जरूर होगा जो आपके ताले की चाबी होगी। तो डिप्रेशन में आने से पहले आप ये सोचें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो मेरी समस्या का समाधान दे सकता है। और डिप्रेस वो व्यक्ति होता है जो अपने आप को आशाहीन समझता है, राइट, समर्थन मतलब असमर्थ व्यक्ति समझता है। तो असमर्थ आप हैं तो समर्थ व्यक्तियों को ढूंढने का प्रयास करें। बस वो समर्थ व्यक्ति आपको तार के कहीं और ले जाएगा, आपको हर उस समस्या से निकाल देगा जहां से आप निकलना चाहते हैं। इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी जब आप लोगों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, अपने मेंटोर्स को बताते हैं कि मेरा ये प्लान है, तो बिलीव मी कि प्रपोज्ड प्लान पर इन्वेस्ट करने वाले लोग भी आपको मिलते हैं। आपका प्लान कॉन्क्रीट होना चाहिए। नहीं, प्लान कॉन्क्रीट भी नहीं है सपोज, तब भी कई जरूरी नहीं है ना इस बात की, तो कोई भी गारंटी अश्योरेंस कर नहीं सकता। बट एक तो हो गया फाइनेंशियल की बात हो गई, एक दूसरा लोग अननेसेसरी, बहुत सारे लोग हैं विशेष रूप से महिलाओं, क्योंकि मेरे तो व्यूअर्स बहुत सारी महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जो छोटी छोटी बातों पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या जिन्होंने अपनी जीवन की यात्रा शुरू भी नहीं की है, कोई किसी के कोई लव अफेक्शंस की बात करते हैं, अट्रैक्शंस की बात करते हैं, तो उस दौरान भी ऐसी बहुत सारी, किसी बच्चे के अच्छे नंबर नहीं आते हैं, उसके लाइफ में अपने आप इतना बड़ा लाइफ में ना हर स्तर पर मार्गदर्शन चाहिए। राइट, पारिवारिक मार्गदर्शन कौन बेहतर कर सकता है? Yes. आप ये देखो कि आपके रिश्तेदारी में या आपके संपर्क में कौन सा ऐसा परिवार है, समृद्ध परिवार है, खुश परिवार है, खुशहाल परिवार है। उनके दादा दादी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं। वो बताते हैं कि हमारे परिवार में जब ये प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं। तो पारिवारिक मेंटोर हो गए। सामाजिक मेंटोर, कि समाज में मेरी रेपो बिल्ड नहीं हो पा रही है, या समाज में मैं अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूँ, तो कौन से लोग समाज में समृद्ध हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई साहब समाज में समृद्धि हासिल करने के क्या तरीके हैं। पर्सनल एफिशिएंसी को लेकर तो पर्सनल कोच होते हैं, लाइफ कोच होते हैं, लव कोच होते हैं, और साथ में फिटनेस अगर करने तो फिटनेस कोचेस होते हैं। और ज्यादातर चीजों का समाधान आपको किताबों के माध्यम से मिल जाता है। पर किताबें देखने में लगती है बेजान वस्तु, पर किताबें उतनी ही जीवंत हैं जितना एक व्यक्ति जीवंत होता है। राइट। और दुनिया के सारे सफल लोगों ने सफलता के सारे गुण किताबों में लिख छोड़े हैं। बिल्कुल, जरूरत है उन किताबों तक पहुंचने की, उस सब्जेक्ट को ढूंढने की, उसका अध्ययन करने की, और अपनी समस्या का समाधान निकालने के लिए प्रयास करने की। अब किताबों की जब आप बात कर रहे हैं तो मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहता हूँ। अब यदि किताबों को ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं रही है, आज 21वीं सदी है, ये ज्ञान का भंडार है, ये ज्ञान का भंडार है प्यारे, क्योंकि ये ज्ञान इंस्टीट्यूशन से शुरू हुआ है, और ये 21वीं सदी में आज एक गूगल ने इतना आसान कर दिया है कि आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपको पढ़ाया उसका सारा, और बहुत सारी ऐप्स, रिटन कंटेंट मिल जाएगा, आपको ऑडियो मिल जाएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगी, आपको उससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक मिल जाएगा। आज आप अपने माइंड में जो चीज सोच सकते हैं वो गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, आपको उसका समाधान जरूर मिल जाए, है ना। तो कितनी प्यारी बात निकल करके आई है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे सोशल रिकॉग्निशन का हो, कोई भी, बिल्कुल कोई ऐसी स्थिति जो आपको स्टक कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, आपको दुखी कर रही है, आपको उसको परेशान कर रही है, तो आपको वहां से एकदम निकलने का सूत्र जो आज डॉक्टर अमित महेश्वरी दे रहे हैं कि एक लंबी गहरी सांस, और उसके बाद स्टडी, गूगल के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, और उनके मेंटर्स को ढूंढना और अपने आप को समर्पित कर देना, और आपकी समस्या यूं चुटकियों में फुर हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब आप और बताएं, पहले ज्ञान होम ट्यूशन, फिर ज्ञान इंस्टीट्यूट, बहुत सारी फ्रेंचाइज, उसके बाद मेटास ओवरसीज, और उसके बाद काइबेक्स एलिवेटर्स
एंड व्हाट इज नेक्स्ट? यस देखिए क्या होता है कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि भाई साहब जो गाड़ी चलाने का मजा है ना वो दिन में नहीं है, रात में है। ओह। पता है क्यों? दिन में जब हम गाड़ी चलाते हैं ना तो हम फोकस्ड नहीं होते। हमें रोड भी दिख रहा है, हमें रेड लाइट भी दिख रही है, हमें पड़ोस का शोरूम भी दिख रहा है, एक एडवर्टीजमेंट भी दिख रहा है, इधर के शॉप्स भी दिख रहे हैं, सब्जी वाले भी दिख रहे हैं और लोग भी दिख रहे हैं। Beautiful. जब रात में ड्राइव करते हैं ना तो आपकी गाड़ी का जो लैंप है वो 20 मीटर रोशनी फेंकता है और चारों तरफ अंधेरा है, तो आपको 20 मीटर दिखाई देता है। छोटे 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 स्टेप्स पर जब आप काम करते हैं तो आप बड़े लक्ष्य तक पहुंचते हैं। यहाँ से जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए भी आपको 20 मीटर की रोशनी देखनी है खाली। ब्यूटीफुल। ठीक उस तरह से व्यापार में आने की तो बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, पर जब भी हम अपनी फ्यूचर की बहुत लंबी प्लानिंग किसी को बताते हैं तो लगता है कि प्रपोज्ड प्लान है, पता नहीं होगा नहीं होगा। मैं छोटी छोटी प्लानिंग बताता हूँ, 1 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 3 साल और 5 साल। प्लान तो मेरे पास अगले 30 साल का है, पर बताता मैं क्या हूँ। अभी मेरा प्लान है कि अपनी कंपनी में काइबेक्स इनोवेशंस, काइबेक्स एलिवेटर्स का जो यूएस बेस्ड ऑफिस है पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी नेटवर्क डेवलप करना। फ्रेंचाइजी नेटवर्क डेवलप करने के साथ साथ बिजनेस की प्लानिंग करके B2B इंडस्ट्री खड़ी करना। कि आज लिफ्ट इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर्स नहीं है बहुत ज्यादा, तो जो लोग लिफ्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मटेरियल प्रोवाइड करना, मतलब B2B करना। प्लस क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है तो हम आसानी से वर्ल्ड वाइड कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया से भी और बाहर की कंपनी से भी, तो एक्सपोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट करना। साथ साथ अपनी कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लगाए हुए पैसे को मल्टीप्लाई करके एक अच्छा स्टेक होल्डिंग को उनको एग्जिट प्लान देना। कि सपोज मैं बोलूं सर आपने मेरे को सिर्फ 1 लाख दिए है और आज की डेट में आपका पैसा 150 हो गया, आप चाहें तो 150 विड्रॉ कर लें, राइट, ताकि उनको राइट एग्जिट प्लान मिले। उन्हीं में से शेयर होल्डर होंगे जो कहेंगे नहीं मुझे और इक्विटी बढ़ानी है, और इक्विटी बढ़ानी है, तो अपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ाना, अपनी कंपनी को आईपीओ में लिस्ट करना। आईपीओ में लिस्ट, एसएमई आईपीओ, मैं कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा कि हम आईपीओ लिस्ट करेंगे और मेन बोर्ड कंपनी बनेंगे, नहीं, हम एसएमई आईपीओ बनेंगे। 250-300 करोड़ तक की, 500 करोड़ तक की एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग आ जाती है। उसके बाद में 2 साल खूब अच्छे से मेहनत करके मेन बोर्ड में लिस्टिंग करना और मल्टीपल बिजनेसेस में अपने कंपनी के इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना, लाइक बैंक्वेट इन्वेस्टमेंट, लाइक जिम्नेजियम इन्वेस्टमेंट, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, प्रॉपर्टीज और अदर बिजनेसेस, और एज ए इन्वेस्टर नए स्टार्टअप्स को फंड्स देकर उनके बिजनेस को ग्रो होते वेरी ग्रेट। मेरे व्यूअर्स के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई आप लोगों को भी फाइनेंस की यदि जरूरत होने वाली है तो मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी इज विद अस। एक अभी इन्वेस्टर प्रोग्राम में हमने बोला था कि अगर आपके बिजनेस में है दम तो पैसा लगाएंगे हम। क्या बात। अगर आपके बिजनेस में है दम तो पैसा लगाएंगे हम। आप अपना प्लान हमें सबमिट करें, अपने प्लान को एक्सप्लेन करें, हम देखेंगे कि आपके प्लान और आपकी वायबिलिटी में कितना दम है। अगर है तो मैं ही नहीं, और ये बात मैं अपने व्यापार पर नहीं कह रहा, मैं अपने सभी इन्वेस्टर्स के व्यापार पर कह रहा हूं, दे आर वेरी कीन टू फाइंड आउट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर वेरी कीन टू इन्वेस्ट फंड्स इन द न्यू बिजनेसेस। और मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, मेरी कंपनी में मुझसे ज्यादा पैसा तो मेरे इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है। यस, वो होता है ना शार्क टैंक जी। तो मैं आज आपके सामने एक बिल्कुल नया शार्क टैंक आप सबके सामने दे रहा हूं और निश्चित रूप से आप सब लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आप अपने आइडियाज को, अपने बिजनेस की थॉट्स को लेकर के आइए और फाइनेंस की चिंता छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल सर। और आई थिंक अब हम समापन के दौर में हैं, तो अंतिम दौर में है जी। तो कुछ मेरे व्यूअर्स हैं या कोई भी लोग वो चाहते हैं कि हम भी आप जैसा बनने, जी, तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखो सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि मेरे या किसी के जैसा नहीं बनना, हाँ, अपने जैसा ही बनना है। अपने जैसा, मतलब यूनिक। यू आर द यूनिक एंड मोस्ट एडवांस पर्सन एंड पर्सनैलिटी। आपको करना क्या है कि आपको अपनी ही योग्यता और काबिलियत में इजाफा करना है, दूसरों के गुणों का समावेश अपने जीवन में करके एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है। हाँ। साथ साथ जब लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं छोटी सी 2 कविता बोलूंगा, उसमें सारा सार है जीवन का। आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जब भी प्रॉब्लम आई तो मैं एक कविता लिखता हूं कि फिर सब मन माफिक होगा, जो आप चाहते हो सब कुछ हो जाएगा, फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। आज अंधेरा घना सही और आगे कुछ भी दिखे नहीं, कल रोशन होगा उजालों से, ना घबरा भूचालों से, मेहनत कश इंसान अगर तू, सपना एक सजाएगा, थोड़ी ताकत और लगा बस, सब तुझको मिल जाएगा, और बढ़ा कदम और आगे चल बस, अरमा पूरा हो जाएगा, और मंजिल उनकी राह देखती जो आगे कदम बढ़ाएगा, फिर सब मन माफिक होगा, ना घबरा भूचालों से, एक राह निकल कर आएगी, मत चिंतित हो सवालों से। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके सभी दर्शकों को हृदय की गहराइयों से मेरा नमन और
नमस्कार और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने वैसे मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। जनरली हम किसी भी पॉडकास्ट में आते हैं, सामने वाले व्यक्ति का नाम लेकर बात करते हैं। मुझे मेरे जीवन के कुछ ऐसे बहुमूल्य लोग हैं जिनका मैं नाम ले नहीं पाता, मेरी अंतरात्मा से निकलता नहीं है। आपने भी देखो पॉडकास्ट में मैंने एक आधी बार नाम लिया होगा, वरना मैं भाई साहब ही बोलता हूँ, क्योंकि भाई के रूप में ही मेरा प्रेम उनके प्रति और मैं समर्पित हूँ। बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भाई साहब। ये आपने जो समर्पण वाली बात कही ना, ये आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तभी मैंने अपने दर्शकों को ये बोला था कि आप जो कहते हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपने बॉडी के बारे में जो सोचा उसको ट्रांसफॉर्म करके, इसीलिए मैंने ये दर्शकों के लिए बोला कि लोग बनना चाहते हैं आप जैसा। वो आप जैसा मतलब डॉक्टर अमित महेश्वरी नहीं, जो उनके गुण है वो गुण लेना चाहते हैं। जैसे राम जैसा होना इज गुड, राम की पूजा करना इज नॉट गुड, राम जैसा होना। तो इसलिए क्या वो है, क्या उनकी पर्सनैलिटी से झलकता है, क्या उनका विश्वास कहता है, क्या उनका व्यापार कहता है, क्या उनके रिलेशंस कहते हैं, हमारी जो दोस्ती है, हमारा जो बॉन्डिंग है, समर्पण की बात है, तो वो निश्चित रूप से आप सब लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली है। इस विश्वास के साथ मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से जब भी आपको आवश्यकता होगी, मेरा हक है, मैं इनको पकड़ करके आपके सामने लेकर के आऊंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी विषय की, स्वास्थ्य की, फाइनेंस की, स्टार्टअप की या कोई और, मैं आपको इनसे बिल्कुल दूर नहीं रहने दूंगा और आपको फिर अगले पॉडकास्ट में जरूर मिलवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।